हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में देखेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स क्या क्या है इंडिया में हिमालयन माउंटेन्स है, उसके बाद में नीचे में थोड़ा सा माउंटेन्स के नीचे नॉर्थर्न प्लेन है, उसके नीचे में है पेनिनसुलर प्लेटू, और राजस्थान साइड में है इंडियन डेजर्ट और कोस्टल प्लेन है, ठीक है, और है आइलैंड्स। तो ये इंडिया के फिजिकल फीचर्स है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम जो है डिस्कस हर एक फीचर्स को जो है डीपली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विथ हिमालयन माउंटेन। तो हिमालयन माउंटेन जो है 3 रेंज में डिवाइडेड है। तो पहला जो है तो उसे हम हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय कहते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला जो है दिख रहा है आपको, ये कलर में भी करके, तो ये ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री। इसकी हाइट जो है एवरेज हाइट 6000 मीटर तक के है, और इसकी विड्थ जो है पूरे हिमालयन की वेस्ट में 400 किलोमीटर है, और ईस्ट में जाते जाते 150 किलोमीटर, यानी वेस्ट टू ईस्ट इसकी जो है विड्थ कम हो रही है। उसके बाद में जो है हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय के नीचे में जो दूसरी रेंज है, तो उसे हम हिमाचल और लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के नीचे लेसर हिमालय और हिमाचल। इसकी एवरेज हाइट है 3700 से लेकर 4500 मीटर तक। इसकी विड्थ जो है इन एन एवरेज 50 किलोमीटर की विड्थ रहेंगी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। उसके बाद में नीचे में है लास्ट वाला शिवालिक। तो शिवालिक माउंटेन जो रेंज है, तो उसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज भी कहा जाता है, और जो है ये ऊपर के जो मटेरियल आया है, ठीक है, तो फिर उसके पानी के साथ में उसके सेटल होने के बाद में जो ये रेंज बनी है, तो उसे शिवालिक रेंज कहते हैं। इसकी जो है हाइट 900 मीटर से लेके 1100 मीटर्स तक की है, और इसकी विड्थ रहेंगी इन एन एवरेज 10 से लेके 50 किलोमीटर तक। यहाँ पे सबसे जो स्टेबल है, तो बीच का जो हिमाचल और लेसर हिमालय जिसे कहते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल है। हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय जो है, तो ये फोल्ड माउंटेन्स है, और अभी भी जो है वहाँ पे यंग फोल्ड माउंटेन्स है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ चलते रहती है, और ये अनस्टेबल है, ठीक है। और इसका जो बेस बना है, इसका बेस बना है इग्नेरस रॉक से, जो एक स्टेबल रॉक है, और आज भी इधर से जो है मूवमेंट होते रहता है, और इंडिया की कुछ ज़मीन जो है कुछ सेंटीमीटर्स में कम होती जाती है, और ये पहाड़ जो है बढ़ते रहते हैं, ठीक है। ये जो है कोलिजन चलते रहता है, और यहाँ पे जो है फोल्ड बनते रहते हैं। हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो वैली है, तो उसे दून्स कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल देहरादून, तो यहाँ पे दून्स है। तो हिमालय का डिवीज़न जो है रिवर वैली के बीच में भी किया गया है, ठीक है। तो हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे। डिवीज़न कैसे हुआ उसको देखेंगे। सबसे पहला जो डिवीज़न है, तो इंदस से सतलज तक के जो है हिमालय को क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय, और उसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इंदस नदी और सतलज नदी के बीच में, सतलज से काली रिवर के बीच में क्या कहते हैं, सतलज से काली रिवर के बीच में उसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं, ठीक है। इंदस से सतलज पंजाब और कश्मीर हिमालय, सतलज से काली कुमाऊं हिमालय, और काली से तीस्ता, तो इसे नेपाल हिमालय भी कहा जाता है। इसे नेपाल हिमालय बोलते हैं, ठीक है। काली से तीस्ता, और तीस्ता से दिहांग, दिहांग ये आसाम में पड़ता है, तो इसे हिमालय आसाम हिमालय कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे हम हिमालय का एक्सटेंशन। हिमालय जो एक्सटेंड होके ईस्ट में गया है, तो ईस्ट साइड में हिमालय जाने के बाद में इस तरीके से जो आर्क है वो बनते गया है, और यहाँ पे जो है इस तरीके से जो ईस्टर्न हिमालय बन गया है ये साइड का, तो इसे हम पूर्वांचल हिमालय भी कहते हैं। तो पूर्वांचल हिमालय में जो डिवीज़न किस तरीके से हुआ है, तो आइए देखते हैं। तो पूर्वांचल हिमालय में जो है सबसे पहला, पूर्वांचल हिमालय में पटकई हिल्स है। सबसे पहले है जो हिल्स वो है पटकई हिल्स, ओके। तो पटकई हिल्स के बाद में नागा हिल्स है, नागा हिल्स के बाद में मणिपुर हिल्स है, और उसके नीचे में मिजोरम हिल्स है। तो ये पूर्वांचल हिमालय को इस तरीके से जो है डिवीज़न हुआ है, ठीक है। हिमालय के बारे में हमने देख लिया। हिमालय जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते आते उनकी जो विड्थ कम होती जाती है। हिमालय जो है 3 रेंज में डिवाइडेड है। पहला वाला है ग्रेटर हिमालय और या हिमाद्री, उसके बाद में जो है लेसर हिमालय या हिमाचल, और उसके नीचे है शिवालिक। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, बीच वाला रेंज है, और वहाँ पे
ठीक है, हिमाचल या लेसर हिमालय सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ पे जो हमें हिमाचल प्रदेश या कश्मीर वैली देखने को मिलती है, जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं। ओके, और उसके बाद में शिवालिक। तो शिवालिक जो है, तो ये रेंज बनी है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ दिस माउंटेन्स। तो ऊपर के माउंटेन से जो है नीचे जो पेबल्स वगैरह उससे जो है शिवालिक माउंटेन्स रेंज बनी है। ये जो है हमने माउंटेन रीजन के बारे रेंज के बारे में बात की है। और हिमालय माउंटेन्स से आते आते जो ईस्ट साइड में रेंज है, तो उसे हम पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। पूर्वांचल हिमालय में हमने देखा कि पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजोरम हिल्स में इनका क्लासिफिकेशन हम डिवीज़न करते हैं। यहाँ से फिर इंडिया में हो गए हैं, यहाँ पे हिमालय और यहाँ पे था प्लेट्यू, बीच की जो गैप थी या यहाँ की जो गैप, तो यहाँ पे नदी का पानी आते आते, ठीक है, जब बारिश होती थी तो उसके पानी के साथ साथ पहाड़ों पे से जो पत्थर भी आते थे और पानी अपने साथ में जो है रेती, मिट्टी और जो चीज़ें हैं साथ में लेके आता था। तो ये यहाँ पे डिपॉजिट होते होते इस जगह पे डिपॉजिट हो गया। तो ये एरिया बन गया है नॉर्थर्न प्लेन। ओके, तो हम इसे नॉर्थर्न प्लेन कहते हैं। और नॉर्थर्न प्लेन को जो है इंडिया का सबसे फर्टाइल एरिया भी माना जाता है। और मैक्सिमम जो है क्रॉप यहाँ पे होते हैं, अच्छे क्वालिटी में होते हैं क्रॉप, तो नॉर्थर्न प्लेन में होते हैं। नॉर्थर्न प्लेन का एरिया कितना है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में एरिया है। ओके, और लेंथ कितनी है नॉर्थर्न प्लेन की? 2400 किलोमीटर्स तक। और वेट कितनी है इसकी? वेट जो है 240 से लेके 320 किलोमीटर तक के वेट थे। रिवरिन आइलैंड, रिवरिन आइलैंड यानी क्या होते हैं? इसके पहले हम जो है रिवर को समझते हैं। रिवर जो है 3 एज में रहती है, यूथ एज, मैच्योर एज और ओल्ड एज। ठीक है, यूथ एज में क्या होता है? ये पहाड़ों से जो है जब रिवर आती है तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर पानी तो नहीं होता है, लेकिन उसका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपने ग्रेविटी से देखा कि स्लोप जैसा ज़्यादा रहेगा तो पानी का फ्लो उतना ज़्यादा होते जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप ज़्यादा होता है तो पानी जो है बहुत तेज़ी से आता है और अपने साथ में जो है मिट्टी और पेबल्स वगैरह सब साथ में लेकर आता है। तो ये हो गया यूथ एज। उसके बाद में आता है मैच्योर एज। तो मैच्योर एज में क्या होता है? जो इंक्लिनेशन जो अभी तक के ऐसा जो इंक्लिनेशन अभी तक के था, ठीक है, तो ये इंक्लिनेशन ऐसा था, तो ये इंक्लिनेशन अभी कम होते जाएगा। तो ये मैच्योर एज में आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है धीरे धीरे कुछ जो हेवी पार्टिकल्स है वो सेटल हो जाते हैं। उसके बाद में आता है ओल्ड एज। तो रिवर के ओल्ड एज में रिवर बहुत जो है सुस्त हो जाती है, ऐसे जो है स्लोप कम हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पानी का प्रभाव धीरे धीरे होता है। तो उसके बाद में जो मिट्टी है वो सेटल होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे से कई बार जो है नदी के बीच में भी जो मिट्टी सेटल होना शुरू हो जाती है, पत्थर सेटल हो जाते हैं, तो इससे एक आइलैंड टाइप में बन जाता है। तो उससे हम जो है नदी के बीच में रिवरियन आइलैंड उसे कहते हैं। ओके, तो मजूली करके जो है एक आइलैंड है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के नीचे में। तो ये लार्जेस्ट, दुनिया का लार्जेस्ट इनहेबिटेंट रिवरिन आइलैंड है जहाँ पे लोग रहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा रिवरिन आइलैंड है जहाँ पे लोग रहते हैं, मजूली। ठीक है, MAJULI, मजूली, ब्रह्मपुत्रा नदी पे। नॉर्थर्न प्लेन, तो नॉर्थर्न प्लेन को भी हमने क्लासिफिकेशन के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो पहला पार्ट है पंजाब प्लेन्स, दूसरा पार्ट है गंगा प्लेन, तीसरा पार्ट है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो जो है नॉर्थर्न प्लेन में से जो है 3 नदियाँ, इंपॉर्टेंट नदियाँ जाती है। पहली है इंदस नदी जाती है, दूसरी जो नदी जाती है वो गंगा नदी जाती है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी जाती है। और ये नदियाँ अपने साथ साथ जब पानी लाते हैं तो उसके साथ साथ जो है बहुत सारा डेबिट्स भी लाते हैं, पेबल्स लाते हैं, सॉइल लाते हैं और उसके साथ में इसे डिपॉजिट करते हैं। और जब इनमें बाढ़ आती है तो आसपास में जो है एलुवियल सॉइल तैयार हो जाती है। ठीक है, जिसे खादर सॉइल करते हैं। इट इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल और ये हेल्प करती है क्रॉप प्रोडक्शन में। तो पंजाब प्लेन, तो पंजाब प्लेन जो है रिवर इंदस के से लेके घाघरा तक के जो रीजन है उसे पंजाब प्लेन्स कहा जाता है। ठीक है, और घाघरा रिवर से लेके तीस्ता रिवर तक के उसे गंगा प्लेन्स कहा जाता है। और तीस्ता से लेके आसाम तक के ये रीजन को जो है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स कहा जाता है। ठीक है, तो नॉर्थर्न प्लेन जो है
3 पार्ट में डिवाइडेड है। रिवर इंदस से लेके घाघरा तक के पंजाब प्लेन, ओके, घाघरा से लेके तीस्ता तक के गंगा प्लेन, और तीस्ता से लेके आसाम तक के ब्रह्मपुत्रा प्लेन। पंजाब प्लेन में जो है रिवर इंदस है और डोमिनेटेड बाय दोआब। दोआब क्या होता है? दो यानी टू, आब यानी वाटर। तो इस जो पंजाब प्लेन में तो दो नदियों का संगम होता है, तो इसे दोआब कहते हैं। तो पंज आब, तो पंजाब का भी नाम ऐसे ही पड़ा है, पंच यानी पाँच, आब यानी वाटर। तो 5 नदियों का संगम होता है तो उसे पंजाब कहते हैं, ठीक है। गंगा प्लेन में कौन कौन से जो है स्टेट कवर होते हैं, कौन कौन से स्टेट जो है गंगा प्लेन के अंडर में आते हैं? हरियाणा आता है, दिल्ली आता है, यूपी आता है, बिहार आता है और कुछ जो है झारखंड का पार्ट आता है, ओके। तो इस तरीके से जो है हमने प्लेन्स को डिवाइड किए अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स। हमें लगता है कि प्लेन है तो पूरा का पूरा प्लेन जो है ऐसा सीधा प्लेन होगा, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। प्लेन्स में भी जो है कुछ वेरिएशन होता है। तो इस वेरिएशन के हिसाब से हमने प्लेन्स को जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले है भाबर। तो भाबर यानी क्या होता है? ये जो माउंटेन्स वैली से है, यहाँ से जो पेबल्स आ रहे हैं और इससे जो एरिया बनेगा रीजन, तो ये है भाबर। ये भाबर रीजन से जो वाटर आएगा वो तो लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और ये साउथ से जो है यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ पे एक मार्शी एरिया रहेगा, ठीक है, स्वैम्पी मार्शी दलदली एरिया रहेगा। तो इसे जो है तेरई कहते हैं। और तेरई से जो है पानी आगे बढ़ेगा, और पानी जो है आगे बढ़ेगा और ये पानी जो है अपने साथ में आई मिट्टी को है डिपॉजिट करेगा, जो है उसके साथ में जो भी पेबल्स वगैरह है उसे डिपॉजिट करेगा। तो ये डिपॉजिशन जो होता है नॉर्थन प्लेन में, तो एलुवियल सॉइल फॉर्म करता है। तो ये बहुत जो पहले का डिपॉजिशन है, तो वो ओल्ड एलुवियल सॉइल जो है फॉर्म हुई, तो उसे भंगार कहते हैं। उसमें कंकर रहते हैं, ठीक है। तो कैल्केरस डिपॉजिट रहता है, कंकर। तो ये जो है उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहती है, ठीक है, भंगार। और जो न्यूली पानी आता है, जो नया बाढ़ के साथ पानी आता है, उसके साथ जो मिट्टी आती है, उसे हम एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होती है, तो फ्लड प्लेन पे उसे हम खादर कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम खादर कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहता है और इसमें जो है प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। प्लेट्यूज। तो प्लेट्यू को जो है हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक सेंट्रल हाईलैंड में और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू में। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड किसे कहा जाता है? हाईलैंड जिसके वेस्ट साइड में अरेवली है, यहाँ पे जो है अरेवली है, ओके। और साउथ में जो है नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो है 2 वैली के बीच में है, एक विंध्या जो है माउंटेन्स और सातपुड़ा माउंटेन्स के बीच में से जो नर्मदा वैली जा रही है, नर्मदा नदी बह रही है। तो साउथ में ये है और वेस्ट में अरेवली है, और ये साइड का जो पार्ट है मालवा, तो ये पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड। मालवा जो है आज ग्वालियर जो एरिया है, ग्वालियर, चंबल, ठीक है। तो जैसे आपने ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया का भी पढ़ा होगा, तो जहाँ से वो चुनकर आते हैं वो ग्वालियर है, तो ये जो है मालवा रीजन में आता है। चंबल के डाकू के बारे में आपने सुना होगा, पान सिंह तोमर के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो ये एरिया जो है सेंट्रल हाईलैंड में आता है। इसके पास में जो है ईस्टर्न इसका स्टेट जो है बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड जो है ये यूपी का पार्ट है, तो यहाँ पे आता है बुंदेलखंड, भागेलखंड यहाँ पे। और कुछ जो इसका एक्सटेंशन है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू भी जाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है झारखंड में आता है, ओके। सो ये हो गया हमारा सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। अब देखेंगे हम डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। डेक्कन प्लेट्यू के जो नॉर्थ में है तो सातपुड़ा रेंज है, ठीक है, यानी नर्मदा रिवर है, तो सातपुड़ा रेंज है। और वेस्टर्न साइड में है सह्याद्री पर्वत, ओके। और ईस्टर्न साइड में यहाँ पे भी जो है ईस्टर्न माउंटेन रेंज है, और बीच में जो है डेक्कन प्लेट्यू है। ये हो गई हमारी पोजीशन। अब प्लेट्यू के बारे में हमने जो बात की है, तो वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट है, तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेंगे। वेस्टर्न साइड का जो घाट है, जो माउंटेन्स रेंज है, तो कंटिन्यूस है, स्टार्ट होता है तो कंटिन्यूसली जाता है, वहाँ पे जो है ब्रेक कम है, डिसकंटिन्यूटी कम है। लेकिन वहीं ईस्टर्न पार्ट में हम देखेंगे तो नदियों के जो डेल्टा बन रहे हैं, तो माउंटेन्स रेंज जो है डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। वेस्टर्न घाट की जो है हाइट, एवरेज एलिवेशन ज़्यादा है कंपेरेटिव ईस्टर्न घाट।
तो एवरेज एलिवेशन वेस्टर्न घाट का कितना है 900 से लेके 1600 मीटर तक, और ईस्टर्न घाट में कितना है एवरेज एलिवेशन है 600 मीटर, तो ये कम है। ठीक है, ईस्टर्न घाट का एलिवेशन कम है, हाइट कम है कंपेरेटिव टू वेस्टर्न घाट, और जो है वेस्टर्न घाट की हाइट ज़्यादा है और उसमें जो है एरिया कम है। ठीक है, जो माउंटेन खत्म होने के बाद में एरिया कम है, इसलिए वहाँ पे एस्चुरी फॉर्म होती है, डेल्टा फॉर्म नहीं होता है। डेल्टा क्या होता है, नदी का जैसे मैंने आपको बताया यूथ फॉर्म में रहती है, फिर मैच्योर में आती है, फिर ओल्ड फॉर्म में, तो ऐसा जाके जब नदी फिर बाद में एक डेल्टा फॉर्म करती है, ऐसा बड़ा सा डेल्टा जो है फॉर्म करती है। तो ये कहाँ पे होता है, ये ईस्टर्न साइड में आपको दिखेगा। ठीक है, वेस्टर्न साइड में क्या होता है, ये माउंटेन्स हो गए हैं वेस्टर्न साइड के, तो नदी तो आ रही है ऐसी, और यहाँ पे जो है ज़मीन थोड़ी सी है, तो नदी जाके का पानी जाके डायरेक्ट समंदर में मिल जाएगा, तो ऐसा डेल्टा फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, सो वेस्टर्न साइड में एस्चुरी फॉर्म होती है और ईस्टर्न साइड में डेल्टा फॉर्म होता है। और वेस्टर्न घाट में हाइट जो है नॉर्थ टू साउथ बढ़ते जाती है। अरावली हिल्स जो है तो पेनिनसुला प्लेट्यू के वेस्ट साइड में और नॉर्थ वेस्ट साइड में आता है। अरावली हिल्स जो है तो वो फोल्ड माउंटेन था, लेकिन अभी जो है बहुत सालों से उसका इरोजन होते हुए ब्रोकन हिल्स अभी है और इरोड हो चुके हैं। इंडियन डेजर्ट के बारे में बात करेंगे तो आप सबको जो इंडियन डेजर्ट के जैसा हम नाम लेते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, आपके दिमाग में आता है राजस्थान। लेकिन इंडियन डेजर्ट के साथ में राजस्थान इज़ अ हॉट डेजर्ट, हमारे इंडिया में और एक है कोल्ड डेजर्ट जो है लद्दाख में। ओके, तो यहाँ पे जो है मेनली राजस्थान की बात करेंगे। तो इंडियन डेजर्ट जो है कहाँ पे आता है, अरावली के वेस्ट में। यहाँ पे अरावली आ गया है, यहाँ पे नर्मदा आ गया है। ओके, यहाँ पे हमारे माउंटेन्स आ गए, समझ लीजिए हिमालय माउंटेन्स, यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन, और यहाँ पे फिर से एक बार यहाँ पे जो है हमारे हिमालय माउंटेन्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे अरावली माउंटेन रेंज है, यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन आ गया है, यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड, यहाँ पे नर्मदा, और ये नीचे में साउथ का जो है डेक्कन प्लेट्यू। सो अरावली रेंज के वेस्टर्न साइड में डेजर्ट एरिया है जिसे हम राजस्थान भी कहते हैं। ओके, तो उसमें कच्छ भी आता है, राजस्थान भी आता है, तो डेजर्ट एरिया है। तो ये डेजर्ट एरिया में सैंडी प्लेन्स है। ठीक है, वहाँ पे रेतीला मैदान है, तो डेजर्ट भी यानी कि रॉकी डेजर्ट हो सकते हैं, तो अलग टाइप के डेजर्ट होते हैं। तो यहाँ का जो डेजर्ट है वो सैंडी डेजर्ट है, और यहाँ पे बचान जो है फॉर्म होते हैं। तो बचान क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ का क्लाइमेट एरिड होता है, ज़्यादा बारिश नहीं होती, इसलिए सूखा सूखा रहता है। ओके, सो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो सैंडी प्लेन है तो वहाँ पे मिट्टी मिट्टी रहेगी, उससे जो है बारिश कम होने की वजह से। और जब बारिश होती है तो यहाँ पे स्ट्रीम तो दिखते हैं, पानी की जो नहरें थोड़ी सी दिखती है, लेकिन फिर बाद में वो लुप्त भी हो जाती है। लूनी एक ऐसी नदी है जो इस रीजन से बहती है, और लूनी ही ऐसी एक रिवर है जो ज़मीन में गायब हो जाती है, जो कहीं समंदर में जाके नहीं मिलती, ज़मीन में ही गायब हो जाती है। ठीक है, लूनी के बारे में ये है। और ये लूनी जो है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। और इसके डेजर्ट प्लेट्यू के बारे में आपको एक बात बता दूँ, और कि जो प्लेट्यू है तो वो वेस्ट टू ईस्ट वहाँ पे नदियाँ बहती है, तो इंक्लिनेशन कैसा रहेगा पेनिनसुलर प्लेट्यू का, कि ऐसा रहेगा, थोड़ा सा इस तरफ से जो है इंक्लिनेशन ज़्यादा है, तो इसलिए जो है नदियाँ ईस्ट वर्ड फ्लोइंग नदियाँ है। तो बचाने नहीं क्या होता है, तो ये ऐसा आपको दिख रहा है, तो ये जो ईद का चांद जिस शेप में रहता है क्रिसेंट फॉर्म में, तो बचान भी कुछ इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये एक रेती के पहाड़ रहते हैं, हवा के साथ साथ आके फिर रेती यहाँ पे डिपॉजिट होती है, और यहाँ पे एक हवा के पहाड़ बन जाते हैं, सॉरी हवा के नहीं, मिट्टी के रेत के पहाड़ बन जाते हैं, तो इसे हम बचान कहते हैं। कोस्टल प्लेन, तो कोस्टल प्लेन की बात मैं जब आपको करता हूँ तो आपके मन में सबसे पहले मुंबई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारे पास में मुंबई है, लेकिन अगर कोई जो साउथ में रहता होगा तो उसके मन में जो आएगा विशाखापट्टनम आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में जो है दो है, सो दो कोस्टल प्लेन है, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो वेस्ट साइड में। तो वेस्ट साइड का जो कोस्टल प्लेन है वो सैंडविच होके है। ठीक है, उसके ईस्ट साइड में है वेस्टर्न माउंटेन रेंज जिसे हम सह्याद्री रेंज कहते हैं, और ईस्ट साइड में जो है वेस्टर्न कोस्ट के है अरेबियन सी, और उसके बीच में सैंडविच होके है, देख सकते हो आप।
और ईस्टर्न जो हमारा कोस्ट है तो अरेबियन सी को लगा हुआ है, और वो जो है उसके बाजू में है ईस्टर्न माउंटेन रेंज जो डिसकंटिन्यूअस है। वेस्टर्न कोस्ट का जो क्लासिफिकेशन हमने कैसे किया, वेस्टर्न कोस्ट को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मुंबई से लेकर गोवा तक के हम कोकन कहते हैं। तो आप जो है महाराष्ट्र में रहते हो तो सबको पता है कोकन रेंज के बारे में, कोकन कुटा है म्हणून। और उसके नीचे में ठीक है जो सेंट्रल स्टेज आता है वेस्टर्न कोस्ट का, तो उसे कर्नाटक में आता है, इसलिए उसे कन्नड़ कोस्ट भी कहते हैं। ठीक है, जो कर्नाटक में आता है उसे कन्नड़ कोस्ट कहते हैं। और वेस्टर्न कोस्ट जो केरला में आता है उसे हम मालाबार कोस्ट भी कहते हैं। ठीक है, सदर्न स्टेज में। तो ये हो गया वेस्टर्न कोस्ट के बारे में। ईस्टर्न कोस्ट के बारे में देखेंगे। ईस्टर्न कोस्ट को हमने जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो नॉर्थन पार्ट है तो उसे हम नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, और जो सदर्न पार्ट है उसे कोरोमंडल कहते हैं या उसे चोलामंडलम भी कहते हैं। ठीक है, ये कोस्ट के बारे में हो गया। अब देखते हैं हम आइलैंड्स के बारे में। तो आइलैंड जो है जैसे नाम लेते हैं तो हमारे मन में आ जाता है, सबसे पहले दिमाग में हमारे आता है लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। तो इंडिया में जो है 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लक्षद्वीप देखते हैं। तो लक्षद्वीप जो है वो केरला के सदर्न, ये हमारा इंडिया का साउथ पार्ट है, तो लक्षद्वीप यहाँ पे है। ओके, और अंडमान एंड निकोबार जो है ये साइड में है, इस तरीके से। तो लक्षद्वीप जो है साउथ ऑफ केरला, केरला यहाँ पे आ गया। तो ये स्मॉल कोरल आइलैंड है। तो कोरल आइलैंड क्या होता है, तो कोरल जो है पॉलिप्स रहते हैं, ये इनके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये छोटे छोटे इस तरीके से दिखने वाले रहते हैं। तो जब इनकी ये डेथ हो जाती है तो ये अपने साथ में जो है कैल्करस पार्ट छोड़ देते हैं। तो ये कैल्करस पार्ट वहाँ पे फॉर्म होता है, तो इसके वजह से जो ये आइलैंड फॉर्म हुए हैं। और ये हमेशा जो रहते हैं तो सिंगल नहीं रहते, कॉलोनी में रहते हैं, बहुत सारा इनका जो ग्रुप रहता है कोरल्स का। तो इसकी वजह से जो है ये आइलैंड फॉर्म हुआ है। तो इसे अटोल आइलैंड भी कहते हैं। लक्षद्वीप जो है अटोल आइलैंड है, तो उसके जो है बीच में भी पानी है, आजू बाजू भी पानी है, और इस यहाँ पे जो है आइलैंड है। तो लक्षद्वीप इज ऑल्सो कॉल्ड अटोल आइलैंड। तो 1973 के पहले लक्षद्वीप के 3 नाम थे। ठीक है, अलग अलग आइलैंड ग्रुप को नाम दिया था, लैकेनद्वीप, मिनोकोय एंड अमिनद्वीप। तो ये 3 नाम थे। 1973 के बाद में इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप किया गया था। और यहाँ पे जो है लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेशन एक आइलैंड से चलता है, उसका नाम है कवारीती। कवारीती आइलैंड से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है कि लक्षद्वीप का जो है गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह सब कवारीती में। और एक आइलैंड ऐसा भी है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता लक्षद्वीप में, उसका नाम है पीती आइलैंड, और वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की मैंने आपको पोजीशन जो है अभी बता दिया हूँ। तो ये साउथ ऑफ तमिलनाडु भी हम कह सकते हैं, इस साइड साउथ ईस्ट साइड ऑफ अंडमान एंड साउथ ईस्ट साइड ऑफ तमिलनाडु। तो ये आइलैंड को ऐसा भी इनके समझा जाता है कि एलिवेटेड पोर्शन है एक सबमरीन माउंटेन का, एक जो माउंटेन जो है पानी के अंदर समा गया है, तो उसका जो ये है एलिवेशन है, ऊपर का पार्ट है। जैसे मान लीजिए ये एक माउंटेन है ऐसा, ठीक है, तो ये माउंटेन पूरा पानी में ऐसा समा गया है, नीचे पूरा माउंटेन है, तो ऊपर का जो ये है ये आइलैंड फॉर्म हो गया है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसे ऐसा समझा जाता है। और स्ट्रैटेजिकली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ से जो है इंडियन ओशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ईस्टर्न साइड के साथ में अच्छे रिलेशन रख सकते हैं, साउथ ईस्ट के साथ में इंडोनेशिया, मलेशिया, वो साइड के साथ में, और इधर भी नीचे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू आवर नेवी। और यहाँ पे आपको अंडमान एंड निकोबार में बहुत सारे डाइवर्स फ्लोरा और फाउना देखने को मिलेंगे। और यहाँ का जो है आइलैंड इक्वेटर के बहुत करीब है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है इक्वेटर के बहुत करीब है, इसलिए हमें यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट क्या रहता है, यहाँ पे जो है वेराइटी ऑफ बहुत सारे प्लांट रहते हैं और बारिश फ्रीक्वेंटली होती है, इसलिए प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब जो है इक्वेटोरियल क्लाइमेट के फीचर्स है वो देखने मिलते हैं। और विशेष बात, इंडिया में सिर्फ एक ही जो है उनके है वॉल्केनो, वो एक्टिव वॉल्केनो है, और वो कहाँ पे है, वो है बैरन आइलैंड में, अंडमान एंड निकोबार में बैरन आइलैंड है वहाँ पे। तो इसे एक्टिव वॉल्केनो भी कहा जाता है, कई बार इसे डोरमेंट वॉल्केनो भी कहा जाता है। डोरमेंट वॉल्केनो यानी क्या होता है, ये जो है एक्टिव नहीं रहेगा, यानी लावा वगैरह फेंकेगा नहीं, ऐसा शांत रहेगा, लेकिन ये कभी भी लावा फेंक सकता है। सो बैरन आइलैंड, तो ये जो है
इस वीडियो में हमने बात किया है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी डाउट रहा तो प्लीज़ डू कमेंट और या मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।